दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2Q डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इसके अंदर दो पार्ट किया गया है टाइम ऑफ सप्लाई, एक नॉर्मल केस है और दूसरा रिवर्स चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज पहले नहीं किया था, वो अभी हम लोग कर रहे हैं और साथ में रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, जिससे अगर मुझे लग रहा है चांसेस कि रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स आया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी यहाँ पे बताऊँगा। तो क्वेश्चन है ये फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला दिया है नॉर्मल केस का 2 केस दिया है और फिर दूसरा दिया है आरसीएम के 2 केस दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट जो था वो पहले भी किया है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आरसीएम ऑफ सर्विस कैसे करते हैं और आरसीएम ऑफ गुड्स कैसे करते हैं। गुड्स का भी चांसेस लग रहा है आने का एग्ज़ाम में, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहला नॉर्मल केस का है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल केस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पूरा एग्ज़ाम में कॉपी कर लेना है। जितने कॉलम दिए डिट्टो ये पूरा का पूरा उठा के कॉपी कर लो। देखो कर लिया है, बराबर है। अब आपको याद रखना चाहिए, आपको शॉर्ट नोट ऑब्जेक्टिव कुछ भी है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऑफ गुड्स होता है और एक दूसरा ऑफ सर्विस होता है। गुड्स के अंदर 4 केस है, फॉरवर्ड, रिवर्स, एडिशन इन वैल्यू, वाउचर। इसके अंदर भी 4 केस आता है, फॉरवर्ड, रिवर्स, एडिशन इन वैल्यू, वाउचर। ये दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, एडिशन इन वैल्यू और वाउचर के ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका जो मेन मैंने वीडियो बनाया था टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है और पूरा इन डेप्थ बताया था, उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ये वाला फॉरवर्ड चार्ज का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो देख सकते हैं। रिवर्स चार्ज अब हम लोग देखेंगे दोनों साथ में, सर्विस और गुड्स का। फॉरवर्ड चार्ज ये वाला केस है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉर्मल केसेस ऑफ सर्विस का, तो नॉर्मल केस बोला है तो फॉरवर्ड चार्ज। आई बात समझ में? तो फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड चार्ज फर्स्ट। तो फॉरवर्ड चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि आपको देखना है जो सर्विस की डेट है ना, उससे 30 दिन में इनवॉइस इश्यू करो। मतलब आज सर्विस ख़त्म हो रहा है, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है, आज सर्विस ख़त्म हो गई तो आज से मतलब नेक्स्ट डे से काउंट करो, कल से काउंटिंग करो। 30 दिन के अंदर अगर बिल आया, इनवॉइस आया, तो इनवॉइस और पेमेंट लेने का। तो देखो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट। अगर इन शॉर्ट बोलने का मतलब है इनवॉइस अगर 30 दिन में इश्यू कर दिया, कब से? सर्विस की डेट से, तो इनवॉइस और पेमेंट में से जो पहली डेट रहेगी दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर 30 दिन में इश्यू नहीं किया, समझ रहे हो, अगर 30 दिन में इश्यू नहीं किया तो सर्विस का डेट और पेमेंट का डेट लेने का। आ रही है बस समझ में? एकदम सिंपल है, पेमेंट दोनों में कॉमन है। अगर इनवॉइस 30 दिन में आया, कब से 30 दिन? सर्विस से। अगर आया तो इनवॉइस और पेमेंट, अगर नहीं आया तो सर्विस और पेमेंट, दोनों में से जो पहली डेट होगी दैट इज़ द आंसर। तो क्या मेन इसमें मतलब कॉन्सेप्ट है 30 डेज़ का। तो हम लोग को पहले 30 डेज़ काउंट कर लेना है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जिसका नाम लिखा है लास्ट डेट 30 डेज़ फ्रॉम सर्विस। तो इस दिन से काउंट करो 30 दिन। तो 30 दिन ये सितंबर है, तो 30 दिन अक्टूबर में जाएगा ना। तो अगर 17 सितंबर से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, जो डेट है उसके अगले दिन से काउंटिंग करने का। तो 16 सितंबर है तो 17 से काउंटिंग होगी। तो हाथ पे नहीं करने का 1 2 3 4 करके, 17 सितंबर से काउंटिंग होगी ना। तो सितंबर कितने दिन का होता है? 30 डेज़ का होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। सितंबर कितना होता है 30 डेज़ का, तो उसको लिखने का। आप 17 से काउंटिंग कर रहे हो ना, तो 17 मतलब 16 दिन तो आएंगे नहीं काउंटिंग में, तो माइनस कर दो 16 दिन, तो बचे कितने? 14। तो 14 दिन आप सितंबर में यूज़ करने वाले हो। और अपने को कितना दिन? 30 दिन ना, तो 14 डेज सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी कितने बचे दिन अक्टूबर में? तो 16 अक्टूबर। तो लास्ट डेट क्या हो जाएगी? 16 अक्टूबर हो जाएगी। और एक इसका शॉर्टकट बताता हूँ अगर आपको ये नहीं समझ में आया। जो मंथ में आप खड़े रहोगे, जो मंथ में खड़े रहोगे, अगर वो 30 दिन का है, जो मंथ से की डेट से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना, अगर वो 30 डेज़ का मंथ है तो अगला महीने में अगर 30 दिन ख़त्म होएगा तो वो सेम डेट होगी। और अगर 31 आ गया एक्सेप्ट फरवरी, अगर वो 31 रहेगा तो एक दिन कम हो जाएगा। तो देखो ये 16 सितंबर है तो ये 16 अक्टूबर आएगा। 30 दिन मतलब 16 अक्टूबर, क्योंकि 30 दिन का महीना है सितंबर। अब देखो ये 12 अक्टूबर है, अक्टूबर 31 का होता है, तो एक दिन कम करने का। तो क्या आएगा आंसर? 11 अक्टूबर आएगा। ये 11 नवंबर आएगा, सॉरी 11 नवंबर। आई बात समझ में?
यस और नो। और इस तरीके से भी बताता है जैसे यहाँ बताया था। अक्टूबर में 13 अक्टूबर से काउंट करोगे, अक्टूबर होता है 31 का, लिख लिया, माइनस करो 13 दिन, 13 अक्टूबर से काउंटिंग करोगे ना तो 12 दिन माइनस करने का, तो बचा कितना 19। तो 19 दिन आप अक्टूबर में यूज़ करोगे, हम लोग को 30 दिन का काउंटिंग करना है ना, तो 19 दिन काउंटिंग में हो गया अक्टूबर में, बचे कितने 11 दिन, तो 11 नवंबर में जाएगा, तो 11 नवंबर। तो ये लास्ट डेट था इनवॉइस इश्यू करने का। आई बात समझ में। अब देखो इनवॉइस कब इश्यू किया, 5 अक्टूबर को किया, और लास्ट डेट क्या था 16 अक्टूबर को, तो राइट है 30 दिन के अंदर हुआ ना। इफ़ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, तो 30 डेज में इनवॉइस इशू हो गया। तो अब इनवॉइस और पेमेंट लेने का, तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो आएगा आपका आंसर 5 अक्टूबर आएगा। फिर देखो 11 नवंबर है लास्ट डेट, और आपने इनवॉइस कब इश्यू किया, 10 नवंबर को किया, तो ये भी बराबर है क्योंकि 11 नवंबर के बाद नहीं होना चाहिए। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो कौन सा आएगा 10 11 12 11, तो आंसर आएगा 10 11। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न ऑफ सर्विस है नॉर्मल केस में ये करने का। ओके, अब ये वाला पार्ट आपका हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि है रिवर्स चार्ज वाला, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के लिए क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना है। देखो कॉपी कर लिया, डेट ऑफ इनवॉइस, सर्विस, पेमेंट, बैंक डेबिट कर लिया। ओके बराबर है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से क्या करने का, प्रोविज़न क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस। गुड्स में 4 केसेस हैं, सर्विस के अंदर भी 4 केसेस हैं। कौन सा कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स चार्ज, तो गुड्स के साथ हम लोग करेंगे रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज के लिए क्या रूलिंग है पता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज आपको क्या देखना है, पेमेंट का डेट देखना है। अब पेमेंट क्या होता है, कभी कभी 2 पेमेंट होता है, एक पेमेंट रिकॉर्डिंग का डेट और एक पेमेंट डेबिट का डेट। तो घबराना नहीं है, देखो ये पेमेंट है और ये डेबिट है, तो घबराना नहीं है, दोनों में से अर्लियर ही लेने का, ठीक है। तो पेमेंट जो भी रहेगा अर्लियर ही आएगा उसको, तो उसको घबराने का नहीं। दूसरा डेट क्या है, दूसरा लेने का 60 डेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ इनवॉइस, 60 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस की डेट से कितना दिन लेना है, 60 दिन लेना है। तो ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, बराबर है, तो ध्यान से करने का। तो अपने को कितना, सबसे पहला टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, इन दोनों में से अर्लियर, अर्लियर है ये, बराबर है, अर्लियर है। तो ये पेमेंट का डेट, तो पेमेंट के डेट मिल गए, इसको येलो कर लो। एग्जाम में भी क्या करना, सर्कल करना, क्योंकि इन दोनों की काउंटिंग होगी। अब इन दोनों की काउंटिंग नहीं होगी क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डेट क्या चाहिए, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस तो चाहिए लेकिन उसके आगे 60 दिन का चाहिए। तो इन शॉर्ट ये सब भी काउंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन इसकी काउंटिंग से हम लोग को, इनवॉइस की काउंटिंग से 60 डेज मिल जाएगा। तो मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा 60 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, और फिर इन तीनों कॉलम में से जो भी पहली कॉलम होगी, पहली डेट होगी, वो आंसर हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो प्रोविज़न लिखने का और उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करने का, अर्लियर लिखने का, और लास्ट में आंसर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो 60 डेज काउंट करो। तो कभी से, नवंबर है, बराबर है। अब आप, मैंने अब भी बताया यहाँ पे आपको, ये 30 दिन रहेगा, सेम 30 डेज़ का रहेगा तो सेम नेक्स्ट मंथ में भी डेट आएगा, और अगर 31 का रहेगा तो एक कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 60 डेज़ का काउंटिंग है, तो कर लेते हैं। नवंबर कितने दिन का होता है, नवंबर कितने दिन का, 30 डेज़। तो अक्टूबर 16 में 30 दिन कंप्लीट हुए। लेकिन अगर सॉरी ये नवंबर है ना, तो दिसंबर, तो नवंबर 30 डेज़ का रहेगा, तो 16 दिसंबर को 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। अब नेक्स्ट 30 डेज़ करेंगे तो नेक्स्ट 30 डेज़ दिसंबर को क्रॉस करेगा, और दिसंबर कितना दिन का है, 31 का है, तो एक दिन कम हो जाएगा। तो 16 दिसंबर से फिर 16 जैन नहीं जाएगा, 15 जैन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 जैन। और वो नहीं समझ में आता है तो ये आपको छोटा सा बता दिया है, देखो डेट ऑफ इनवॉइस, नंबर ऑफ डेज, नवंबर में, दिसंबर में, जैन में। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 16 जैन। तो नवंबर में कितनी काउंटिंग आएगी, 14 दिन की, क्योंकि 17 से काउंट करेंगे तो 30 में से 16 गया तो कितना बचा, 14 दिन नवंबर में जाएगा। फिर 31 दिसंबर का जाएगा, और फिर जैन में कितना दिन जाएगा, 15 दिन, जब जाके टोटल मिला के आपका 60 दिन होगा। तो इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फरवरी आया, तो फरवरी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फरवरी 4 तारीख है, ठीक है। तो फरवरी 4 तारीख में काउंटिंग करेंगे तो 5 से काउंटिंग होगा, तो
तो 28 माइनस 4 करेंगे तो 28 माइनस 4 24 दिन यहाँ पे यूज़ हो गया। मार्च में पूरा 31 दिन यूज़ होगा। फिर अप्रैल में देख लेने का कितना दिन यूज़ होगा, तो अप्रैल में सिर्फ 5 दिन होगा। तीनों का टोटल जो मिला के आएगा वो 60 दिन होगा। तो लास्ट डेट क्या हो जाएगी 15 जन, तो 15 जन इधर आ गया, यहाँ पे होगा 5 अप्रैल। अब बोलेंगे सर यहाँ फरवरी में वो काउंटिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे में भी 16 दिसंबर आया। फरवरी में क्या है 2 दिन का गैप होता है, तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में। और बीच में क्या हो गया, मार्च भी आया, मार्च में 1 दिन बढ़ जाता है, तो 2 दिन कम करके 1 दिन बढ़ा देंगे, तो 1 दिन पीछे चला जाए, 1 दिन आगे चला जाएगा। इसलिए देखो 4 फरवरी है तो सीधा अप्रैल में आएगा, तो मार्च अप्रैल की 5 तारीख को। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि अगर जिस मंथ में इनवॉइस का डेट है अगर वो 30 दिन का है, तो अगले मंथ में भी सेम डे आएगा। 16 नवंबर है तो 16 दिसंबर आएगा, लेकिन 31 का है तो 1 दिन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, सॉरी 1 दिन कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये फरवरी का है, फरवरी में 2 दिन कम हो जाएगा, लेकिन बीच में कोई मंथ में अगर 31 आएगा तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। उस हिसाब से अगर वो थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। एक बार ये तीनों आ गया, अब तीनों में से अर्लियर ले लो, तो 16 जनवरी, 11 जनवरी, 15 जनवरी, क्या है 11 जनवरी, तो आंसर क्या आएगा 11 जनवरी। 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, क्या जल्दी है, तो 2 अप्रैल है, हो गया आंसर। ये 7 मार्क के लिए पूछा था। अब ये रिवर्स चार्ज ऑफ किसका है, सर्विस का है। अगर यही क्वेश्चन में गुड्स का होता तो पहली बात तो ये नहीं दिया होता, प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये कॉलम दिए होते, एक ये इनवॉइस का कॉलम दिया होता और ये 2 कॉलम दिए होते। इसकी जगह पे क्या देता पता है, इसकी जगह पे आपको देता डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो याद रखना, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आया तो समझ जाना रिवर्स चार्ज है। उसके अंदर भी क्या करना है, रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स के लिए आपको क्या करना है, डेट ऑफ पेमेंट लेना है, 60 डेज नहीं लेना है। अब कितना डेज लेना है, 60 की जगह ये 30 डेज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो सर्विस के अंदर 60 दिन का गैप है और गुड्स के अंदर 30 दिन का गैप है, और वहाँ पे एक नया चीज़ लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थर्ड वन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। यह आपका थर्ड कॉलम होगा। इन शॉर्ट जब आप गुड्स का करेंगे रिवर्स चार्ज तो आपको 2 चीज़ नहीं लेनी है, 3 कॉलम लेने हैं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लेना है, 30 डेज ऑफ इनवॉइस लेना है और डेट ऑफ पेमेंट लेना है। सर्विस में रिवर्स चार्ज आया तो डेट ऑफ पेमेंट 60 दिन फ्रॉम इनवॉइस लेना है, लेकिन जब रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स आएगा तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 1 कॉलम और लेना, और तीनों में से जो भी पहला रहेगा वो आंसर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो जब गुड्स का करेंगे ना, तो गुड्स का करने के लिए मैं यहाँ से ये रब करके फिर बताता हूँ। जब गुड्स का आप करोगे ना तो आपको एक डेट ऑफ रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, डेट ऑफ एंट्री इन पेमेंट बुक, डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट, और यहाँ पे 60 डेज़ की जगह कितना हो जाएगा 30 डेज़। आ रही बात समझ में। तो ये 4 कॉलम में से जो भी अर्लियर होगा ना वो लेने का गुड्स के अंदर। यहाँ पे 60 नहीं होगा, ये 30 होगा। तो चांसेस लग रहा है मुझे एग्ज़ाम में आने का, तो प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करो। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।